जय हिंद साथियों। बिहार पुलिस के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों आज के सेट में जो है आपको 50 क्वेश्चन कराने वाले हैं दोस्तों। देखिए अभी सभी से रिक्वेस्ट करते हैं दोस्तों, देखिए आज के सेट में जो है आराम से पहले 50 क्वेश्चन को टेस्ट दीजिए आप सभी, ठीक है। उसके बाद आप लोग को क्या करना है, 50 क्वेश्चन टेस्ट देने के बाद आपको अच्छे से जो है काउंटिंग करना, कितना सही कर पाए हैं आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा कि 50 में से कितना सही हुआ है, क्योंकि ये सारा प्रश्न जो है इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, एग्जाम में पूछे जाने वाला प्रश्न होता है आपका, ठीक है। आप सभी से रिक्वेस्ट करते दोस्तों कि पूरा क्लास के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि बहुत सारा प्रश्न जो है आपको जो है देखने को मिलेगा और सीखने को भी मिलेगा दोस्तों, और उसके साथ साथ एग्जाम में पूछे जाने वाला ही प्रश्न मिलने वाला है दोस्तों। आप सभी हमसे पूछते हैं कि क्लास टाइम क्या है दोस्तों, आप सभी का जो है रात 8 बजे क्लास आता है दोस्तों, आप सभी तैयार रहिए। क्लास 8 बजे जो है आपका क्लास आता ही रहता है दोस्तों, प्रत्येक दिन आप लोग उस टाइम को देख सकते हैं क्लास पे आके चैनल पे, ठीक है दोस्तों। आप लोग से इतना सा आपको करना है, इतना सा काम आपको करना, प्रत्येक दिन 8 बजे आना है, क्लास को एक पूरा कर प्रैक्टिस सेट दे देना 50 क्वेश्चन का, और आराम से और तैयारी रिवीजन करते रहना है। देखिए आप लोग सीरियस स्टूडेंट हैं तो पेन कॉपी लेके बैठिए दोस्तों, कुछ कुछ पॉइंट को लिखाने वाले जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा हम आपको नोट करवा देंगे बोल के, ठीक है। आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिए और याद करते रहिए, रिवीजन करते रहिए, क्योंकि आपका रिवीजन ही सबसे बड़ा क्या कहते हैं दोस्तों मंत्र है दोस्तों, क्योंकि सफलता के आपका जो है रिवीजन ही दिला सकता है दोस्तों। जितना रिवीजन करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको अच्छा होने वाला है। चलिए समय ज़्यादा नहीं बर्बाद करें दोस्तों, आपका अपना काम होता है, 3 ही काम तो आपका अपना होता है दोस्तों, जो कि आपको पहले तो परिवार में शामिल होना चाहिए, ठीक। अभी तक नहीं हुए तो शामिल हो जाइए परिवार में। दूसरा सेशन को लाइक कर दीजिए, अपने प्यारे भाई बहन जो भी साथी होंगे बिहार पुलिस, एसएससी जीडी तैयारी करते हैं, उन सभी साथियों को शेयर कर दीजिए, ठीक है। सभी के लिए क्लास इंपॉर्टेंट होने वाला। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न को पढ़िए अच्छे से, उसके बाद आपको कमेंट में जवाब देना पड़ेगा, ठीक है। पहला प्रश्न कहता है दोस्तों, आपके सामने लिखा है कि कोशिका का सिद्धांत किसने दिया था दोस्तों, ठीक है। कोशिका का सिद्धांत दिया गया था दोस्तों, किसने दिया है आपको आंसर बताना पड़ेगा। 1 नंबर का राइट आंसर क्या होता है, ठीक है। देखिए 1 का जो है राइट आंसर होता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए होता है, एम्स जे स्लीडेन तथा यू सुवान के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन नंबर ए जो इनका करेक्ट आंसर होता है दोस्तों, ठीक है। आप लोग ऑप्शन नंबर ए बता रहे, करेक्ट आंसर बता रहे दोस्तों, आप लोग का सही आ रहा है दोस्तों, ठीक है। चलिए कुछ पॉइंट को 2-3 पॉइंट लिख लीजिए। सब पहला पॉइंट स्टार देख लिखिए दोस्तों, सभी कोशिकाओं को 3 मुख्य अंग होते हैं, आपको पता होगा। पहला कोशिका झिल्ली, दूसरा केंद्रक, तीसरा कोशिका द्रव, ठीक है। दूसरा पॉइंट लिखिए कि सबसे छोटी कोशिका कौन होता है दोस्तों, आपसे पता है माइकोप्लाज्मा होता है, ठीक है। तीसरा पॉइंट लिखिए दोस्तों, सबसे बड़ी कोशिका जो है शुतुरमुर्ग पक्षी के अंडे की होती है, जिसकी लंबाई 175 मिमी होता है मिलीमीटर, ठीक है। आप लोग को याद रखना चाहिए। चौथा पॉइंट भी लगातार लिख ही लीजिए दोस्तों, सबसे लंबी कोशिका जो है तंत्रिका तंत्र की होती है दोस्तों, ठीक है। सबसे लंबी कोशिका कौन होता है दोस्तों, तंत्रिका तंत्र की होती है, इतना पॉइंट याद कर लीजिए। चलिए प्रश्न नंबर पहले 2 को देख लीजिए क्या कहता है। यहाँ पे लिखता है कि टिश्यू कल्चर का अध्ययन किसके लिए उपयोगी है दोस्तों, आपको पहले बताना पड़ेगा। प्रश्न नंबर 2 का राइट आंसर क्या आता है, पहले आप लोग अच्छे से पहले प्रश्न नंबर 2 को देख लीजिए। इनका 2 नंबर का राइट आंसर क्या होता है आप लोग फटाफट कमेंट में बताते चलिए, ठीक है। देखिए तो साथियों आपका जो है अनुवांशिक के लिए बता रहे दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर बता रहे, बहुत अच्छा बता रहे। ऑप्शन नंबर सी जो है डी नंबर सही होगा, अनुवांशिक के लिए जो है आपका टिश्यू कल्चर अध्ययन के लिए उपयोगी है दोस्तों, आप लोग को याद रखना चाहिए। चलिए पॉइंट को पहले लिख लीजिए, 2 से 3 पॉइंट को लिखा रहे हैं, ठीक है। पहला प्रश्न आपसे पूछा जाए दोस्तों कि अनुवांशिक के बारे में सर्वप्रथम जानकारी किसने दिया, तो ऑस्ट्रिया के निवासी ग्रेग जॉन मेंडल ने दिया है, पॉइंट को पहले लिख लीजिए, ठीक है। दूसरा पॉइंट लिखिए कि मेंडल की अनुवांशिक का पिता भी कहा जाता है, मेंडल को अनुवांशिक का पिता भी कहा जाता है दोस्तों, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 3 को देखिए क्या कहता है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे लिखता है कि बटरफ्लाई किस खेल से संबंधित दोस्तों, फटाफट 3 नंबर का राइट आंसर आप लोग बताते चलिए, बहुत अच्छा पॉइंट है दोस्तों। 3 नंबर का जो है राइट आंसर बता रहे दोस्तों, आपका जो है तैराकी बता रहे, ऑप्शन नंबर डी सही बता रहे दोस्तों, आप लोग का ऑप्शन नंबर जो है डी करेक्ट आंसर है दोस्तों। बटरफ्लाई जो है खेल संबंधित तैराकी से संबंधित तो दोस्तों आप लोग चलिए प्रश्न नंबर 4 में देखिए। प्रश्न नंबर 4 में कहता है दीवानी द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी ने कौन सा जो अधिकार प्राप्त किया था दोस्तों। प्रश्न नंबर देखिए 4 का राइट आंसर क्या होता है आप लोग को बता देना चाहिए, बहुत अच्छा प्रश्न दोस्तों। 4 नंबर पहले आंसर को बताइए, राइट आंसर क्या होता है 4 नंबर का, ठीक है। चलिए आप लोग स्टार्ट कर देते हैं। 4 नंबर बताना, ऑप्शन नंबर ए बता दोस्तों, राजस्व वसूल करने का अधिकार जो बता प्राप्त होता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होता है। 4 नंबर का जो ऑप्शन नंबर ए बहुत अच्छा बता रहे, ऑप्शन नंबर ए होने वाला। 2-3 पॉइंट को लिख लीजिए इसमें भी दोस्तों, स्टार्ट दीजिए, लिखिए अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो है दोस्तों 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। दूसरा पॉइंट लिखिए दोस्तों, अंग्रेजों की प्रथम व्यापारिक जो है कोठी दोस्तों सूरत में 1608 ईस्वी में खुली थी। प्रथम पूछे दोस्तों कि व्यापारिक कोठी कहाँ खुला था, सूरत में 1608 ईस्वी में खुला था दोस्तों, आप लोग को याद रखना चाहिए। चलिए प्रश्न नंबर 5 में देखिए क्या कहता है दोस्तों, यहाँ पे लिखता है प्रश्न नंबर 5 में कि पेशवा शासकों में सबसे अधिक साम्राज्य विस्तार किसने किया था।
प्रश्न नंबर 5 में कहता है दोस्तों आपका जो है राइट आंसर बता रहे, ऑप्शन नंबर बी बता रहे बाजीराव प्रथम ने क्या था दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर है दोस्तों। जिसका बी आ रहा है सभी का सही आ रहा है दोस्तों, मेरे प्यारे भाई बहन का सभी का सही आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर है। आप चाहे तो इनमें एक पॉइंट को लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों कि मराठा साम्राज्य का अंतिम कौन था दोस्तों, पेशवा बाजीराव द्वितीय था। ठीक है, मराठा साम्राज्य का अंतिम कौन था दोस्तों, पेशवा बाजीराव द्वितीय था दोस्तों, आप लोग को याद रखना चाहिए 5 नंबर का। चलिए प्रश्न नंबर 6 को एक बार देख लीजिए क्या कहता है दोस्तों, लिखता है कि मिनहाज उस सिराज कौन था दोस्तों। प्रश्न नंबर 6 जो है राइट आंसर क्या होता है, मिनहाज उस सिराज कौन था दोस्तों। प्रश्न नंबर 6 राइट आंसर आप लोग बता रहे हो ऑप्शन नंबर डी, घटनाओं का वर्णन करण जो है आपका ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर होने वाला दोस्तों प्रश्न नंबर 6 का। आप लोग याद रखिएगा, इसमें एक पॉइंट को लिख लीजिए कि तारानाथ जो है दोस्तों तिब्बत लेखक था। पूछा जाता है तारानाथ कहाँ के लेखक थे, तिब्बती लेखक थे दोस्तों, इस पॉइंट को लिख लीजिएगा इसे स्टार देके। चलिए प्रश्न नंबर 7 में देखिए, गोपुरम कहाँ के मंदिरों का विशेषता है दोस्तों, गोपुरम जो है कहाँ के मंदिरों की विशेषता है, आपको 7 नंबर को बताना पड़ेगा, एग्जाम में देखने वही प्रश्न नंबर मिलेगा 7 का। ठीक है दोस्तों, आप लोग बता रहे तमिलनाडु सही आ रहा है, ऑप्शन नंबर जो है बी नंबर तमिलनाडु सही है दोस्तों। तो गोपुरम जो है तमिलनाडु की विशेषता है दोस्तों, आप लोग को याद रखना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। आप चाहे तो एक पॉइंट को लिख लेना चाहिए आप लोग को। बृहदेश्वर मंदिर को जो है चोल कला शैली का जो है उत्कृष्टता उदाहरण माना जाता है दोस्तों, आप लोग को ये पॉइंट को लिख लेना चाहिए और पूछा भी जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 8 को देखिए दोस्तों क्या कहता है, क्वार्टज घड़ियां की सिद्धांत पर कार्य करती है दोस्तों, आप लोग को बताना चाहिए 8 नंबर का राइट आंसर क्या होता है। फटाफट बताइए दोस्तों, आप स्टार दे दीजिए, वीवीआई का ये प्रश्न नंबर 8 पूछा जाएगा एग्जाम हॉल में। ठीक है, चलिए 8 नंबर का जो बता रहे दोस्तों, दाब विद्युत प्रभाव बता रहे दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी नंबर बता रहे, सभी का सही आ रहा है, दाब विद्युत प्रभाव जो है करेक्ट आंसर है दोस्तों प्रश्न नंबर 8 का। ठीक है, इसमें एक पॉइंट आपको चाहे तो लिख सकते हैं, डायनेमो जो है विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत पर कार्य करता है। पूछा डायनेमो विद्युत जो है चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत पर कार्य करता है, पॉइंट को लिख लीजिए। चलिए प्रश्न नंबर 9 को देख लीजिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 9 में पहले तो आप तो स्टार दे दीजिए और वीवीआई लिख लीजिए, आप लोग कॉपी में ये पूछा जाएगा प्रश्न को। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों की कार्यकाल होता है दोस्तों कितना वर्ष, आपको बताना पड़ेगा प्रश्न नंबर 9 का, पहले फटाफट बताइए कमेंट में। ठीक है, देखिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायालयों की कार्यकाल का जो है 9 वर्ष का होता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर 9 वर्ष कार्यकाल होता है दोस्तों, आप लोग को याद रखना चाहिए, प्रश्न नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 2-3 पॉइंट को पहले लिखिए, आपसे पूछा दोस्तों इनके जो है न्यायाधीश की संख्या कितना है, 15 है दोस्तों। ठीक है, इनका मुख्यालय पूछे तो नीदरलैंड दे हेग बताइए दोस्तों, जिसको कहते हैं हेडक्वार्टर। पूछे दोस्तों कि इनका मुख्यालय या हेडक्वार्टर कहाँ पे, नीदरलैंड में दे हेग में है, आपको पहले याद रखना चाहिए। यह जो है संयुक्त राष्ट्र संघ का एक अंग है दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ का जो है एक अंग है दोस्तों, आप लोग को तीनों पॉइंट को लिख लेना चाहिए। प्रश्न नंबर 10 को देख लीजिए क्या कहता है, प्रश्न नंबर 10 में दोस्तों यहाँ पे लिखता है कि पानी में स्थित हवा का बुलबुला निम्नलिखित में से किस कारण चमकीला दिखाई देता है, आपको प्रश्न नंबर 10 को राइट आंसर बताना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, प्रश्न नंबर 10 का पहले राइट आंसर आप लोग बताइए क्या होता है दोस्तों। यहाँ पे आप जो बता रहे पूर्ण आंतरिक परिवर्तन बता रहे, प्रवर्तन ऑप्शन नंबर ए बता रहे, सभी का सही आ रहा है दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है 10 नंबर का सही आ रहा है दोस्तों, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन बता रहे दोस्तों सही है। आप चाहे तो इनमें से 1-2 पॉइंट को लिख सकते हैं। आकाश का जो है रंग सूर्य के प्रकाश के परिकर्णन के कारण जो है नीला दिखाई देता है। ठीक है, याद रखिएगा पॉइंट को। दूसरा पॉइंट लिखिए, प्रकाश के अपवर्तन के कारण जो है रात्रि के तारे टिमटिमाते हैं। 2 प्रश्न पूछे, रात्रि के जो है रात के समय तारे क्यों टिमटिमाते हैं, तो आप लोग प्रकाश के अपवर्तन के कारण बता सकते हैं दोस्तों, इस पॉइंट को नोट कर लीजिए। चलिए प्रश्न नंबर 11 में एक बार देख लीजिए, प्रश्न कहता है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सी नोबल धातु है दोस्तों, आप लोग को बताना पड़ेगा, नोबल मेटल बताया जा रहा है, कौन है दोस्तों यहाँ पे। 11 राइट आंसर आप लोग फटाफट बता दीजिए, बहुत अच्छा प्रश्न 11 का। आप लोग बता रहे सोना, सही आ रहा है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर 11 का सोना होगा दोस्तों। ठीक है, नोबल धातु कौन है दोस्तों, सोना है, आप लोग को याद रखना चाहिए। प्रश्न नंबर 12 नंबर को देखिए, 12 प्रश्न में कहता है दोस्तों, प्रश्न नंबर 12 में किसी पौधे के फूल के नर अंग को क्या कहा जाता है, प्रश्न नंबर 12 में क्या कहता है दोस्तों, प्रश्न को देखिए, प्रश्न नंबर 12 में क्या कहता है, प्रश्न को किसी पौधे के फूल के नर अंग को क्या कहा जाता है। 12 नंबर का राइट आंसर क्या होता है, आप लोग पहले बता दीजिए। प्रश्न नंबर जो है 12 का आप लोग बता रहे दोस्तों कि ऑप्शन नंबर डी एंड्रियोसियम बता रहे दोस्तों, आप लोग को याद रखना चाहिए। प्रश्न नंबर जो है 12 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, आप लोग को याद रखिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न भी है। चलिए यहाँ पे लिखता है 13 में दोस्तों कि मोड वेट पूछा था तथा सन वेट संबंधित है दोस्तों, किससे संबंधित है दोस्तों, ये प्रश्न को पहले प्रश्न नंबर 13 को देख लीजिएगा, स्टार देके लिखिए, प्रश्न पूछा भी जाएगा दोस्तों। मोड वेट तथा सेन वेट जो है संबंधित किससे दोस्तों, आप लोग को बताना पड़ेगा। प्रश्न नंबर 13 का राइट आंसर क्या होता है, उत्पादन कर से संबंधित है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा दोस्तों 13 का, आप लोग को याद रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए होगा दोस्तों। 14 प्रश्न को पहले आप तो स्टार दीजिए, इसमें से एक ना एक प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। 14 का प्रश्न को वीवीआई दे दीजिए, आप लोग कॉपी में नोट कीजिए 5-6 पॉइंट को। पहले तो इनका आंसर बताइए, राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन किस वर्ष हुआ था, आप लोग फटाफट पहले आंसर बताइए इनका। 14 का आप लोग बता रहे 1952 में, तो इनका सही आ रहा है दोस्तों, 1952 ही करेक्ट आंसर है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इनका सही आंसर है। 3-4 पॉइंट को पहले तो लिख लीजिए। 14 नंबर प्रश्न का पहले 2-3-4 पॉइंट लिखिए।
स्टार दीजिए। राज्यसभा में प्रथम गठन जो है, राज्यसभा का प्रथम गठन हुआ था दोस्तों 1952 में हुआ था। दूसरा पॉइंट लिखिए, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है दोस्तों। तीसरा पॉइंट लिखिए, राज्यसभा की प्रथम महिला महासचिव कौन थी दोस्तों? एस रमा देवी थी। पॉइंट को पहले वीवीआई दीजिए दोस्तों, ठीक है। वी एस रमा देवी थी राज्यसभा की प्रथम महिला महासचिव, ठीक है। दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट लिखिए दोस्तों, साहित्यकार रामधारी सिंह दिनकर राज्यसभा का सदस्य था। साहित्यकार रामधारी सिंह दिनकर जो पूछा जाए दोस्तों, राज्यसभा का सदस्य था। ये दोस्तों स्टार दे दीजिए, प्रश्न को पूछा जाएगा। राज्यसभा के सदस्यों को नामित करने का अधिकार किनको है दोस्तों? आप लोग को पता है दोस्तों, कितना नामित करता है? 12 सदस्य को राष्ट्रपति ने करता दोस्तों। पॉइंट को भी लिख लीजिए, स्टार दीजिए और वीवीआई दे दीजिए दोस्तों, पूछा जाएगा, ठीक है। रिपीट करते हैं, आप लोग नोट करते चलिए। राज्यसभा का प्रथम गठन जो 1952 में हुआ था दोस्तों, राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है। तीसरा पॉइंट लिखिए, राज्यसभा का प्रथम महिला जो है महासचिव वी एस रमा देवी थी दोस्तों। तीसरा चौथा पॉइंट को लिखते चलिए, साहित्यकार रामधारी सिंह दिनकर जो है राज्यसभा का सदस्य था दोस्तों। इनके बाद अंतिम पॉइंट में लिखिए, राज्यसभा के सदस्यों को नामित करने का अधिकार राष्ट्रपति को होता है। टोटल आपको 12 नामित करते हैं राष्ट्रपति, आप लोग को याद होगा दोस्तों। प्रश्न नंबर 15 को देखिए दोस्तों, क्या कहता है? होर्मुज जल संधि निम्नलिखित में से किन दो देशों को अलग करती है दोस्तों? पहले फटाफट आप लोग 15 का आंसर बताइए, क्या कहता है? 15 नंबर का राइट आंसर क्या होता है दोस्तों? आप लोग को बता रहे, ईरान व ओमान को अलग करता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर है 15 नंबर का दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे 3-4 पॉइंट को चाहे तब फिर से लिख सकते हैं दोस्तों, वीवीआई दीजिए, इंपॉर्टेंट भी कर दीजिए दोस्तों, स्टार्ट देखिए, गोल कीजिए और लिखना स्टार्ट कीजिए। पहले तो होर्मुज जल संधि पूछा जाता तो ईरान और ओमान बता सकते हैं दोस्तों, ठीक है। आपसे पूछा है कि सुसीमा जल संधि दोस्तों जापान सागर व पूर्वी चीन सागर को अलग करता है, ठीक है, सॉरी जोड़ता है, आपको याद रखना चाहिए। पूछा था कि सुसीमा जो जल संधि दोस्तों जापान सागर व पूर्वी चीन सागर को जोड़ता है। आपसे पूछा था कि सुगारो जल संधि दोस्तों जापान सागर तथा प्रशांत महासागर को जोड़ता है। जिब्राल्टर संधि पूछा भी गया दोस्तों, कितने बार क्वेश्चन आ गया जिब्राल्टर संधि, ठीक है। भूमध्य सागर एवं अटलांटिक महासागर को जोड़ता है दोस्तों। सुंडा जल संधि दोस्तों जावा सागर एवं हिंद महासागर को जोड़ता है। चारों 5 पॉइंट को लिख लीजिए और याद करते रहिएगा दोस्तों। यहाँ पे चलिए प्रश्न नंबर 16 में देखिए, मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया था दोस्तों? आप लोग को पता होगा। 16 नंबर का राइट आंसर क्या होता है? 1939 बता रहे, सही बता रहे, ऑप्शन नंबर ए 16 नंबर का करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए 1939 में जो है मुक्ति दिवस मनाया था मुस्लिम लीग ने दोस्तों। मुस्लिम लीग कब हुआ था दोस्तों? 1906 में हुआ था, आप लोग को याद होगा। 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था दोस्तों, 1911 में बंगाल को रद्द किया गया था, ठीक है। इस प्रश्न को याद रखिएगा, छोटा छोटा प्रश्न है दोस्तों। 17 में प्रश्न कहता है दोस्तों, दिल्ली में हाल ही में स्थापित इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय का नया नाम क्या रखा गया था दोस्तों? प्रश्न नंबर 7 का राइट आंसर क्या होता है? आप लोग बताइए 17 का, ठीक है। 17 का प्रश्न क्या कहता है दोस्तों, दिल्ली में जो है हाल ही में स्थापित इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय का जो नया नाम क्या रखा गया था दोस्तों? इनका जो है राइट आंसर होता है गुरु गोविंद सिंह विश्वविद्यालय रखा गया था। ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर है दोस्तों। इनका जो है करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होने वाला दोस्तों। 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होता है। 3-4 पॉइंट को चाहे तीन में ऐड कर सकते हैं प्रश्न को, ठीक है दोस्तों। पहला पूछा जाता है कि फोर्ट विलियम कॉलेज कोलकाता में, फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ पे दोस्तों? आप लोग को पता हो, कोलकाता में है। भारत का दूसरा पॉइंट लिखिए, भारत में जो है प्रथम खुला विश्वविद्यालय कहाँ पे है? नई दिल्ली में दोस्तों। खुला विश्वविद्यालय नई दिल्ली में है। मुक्त विश्वविद्यालय कहाँ स्थापना कहाँ था सर्वप्रथम दोस्तों? इंग्लैंड में हुआ था। मुक्त विश्वविद्यालय का स्थापना सर्वप्रथम इंग्लैंड में हुआ था दोस्तों। चलिए प्रश्न नंबर 18 में देखिए दोस्तों, कहता है कि केगा में होता है दोस्तों। क्या होता है केगा में? आप लोग 18 का राइट आंसर बताना चाहिए, फटाफट बताइए दोस्तों क्या कहता है। इनका जो है ऑप्शन नंबर सी नाभिकीय ऊर्जा उत्पादन होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर है दोस्तों, ठीक है। प्रश्न नंबर ऑप्शन नंबर 18 का जो है ऑप्शन नंबर सी होगा करेक्ट आंसर दोस्तों। चलिए प्रश्न नंबर 19 में देखिए, इराडी समिति की रिपोर्ट निम्नलिखित में से किस विषय से संबंधित है दोस्तों? प्रश्न नंबर 19 का जो है राइट आंसर क्या होता है? आप लोग प्रश्न को पहले पॉइंट को देखिए, फिर आपको एक पॉइंट नीचे भी दिखाएंगे, ठीक है दोस्तों। इनका देखिए यहाँ पे लिखता है दोस्तों कि जीवन बीमा क्षेत्र करारोपण के मामले में सुझाव देने हेतु इनका जो है करेक्ट आंसर डी नंबर ही सही होगा दोस्तों। प्रश्न नंबर 19 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। प्रश्न नंबर 20 को देखिए क्या कहता है दोस्तों, लिखता है यहाँ पे निम्नलिखित राज्यों में से किसे सबसे बाद में पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था दोस्तों? आप सभी को पता होगा। प्रश्न नंबर 20 का राइट आंसर क्या होता है? आप लोग को बता देना चाहिए, बहुत अच्छा प्रश्न है। 20 नंबर का राइट आंसर बताइए। गोवा को दिया गया था दोस्तों। ऑप्शन नंबर जो है ए नंबर करेक्ट है दोस्तों, ठीक है। इनका जो है गोवा को दिया गया था, सबसे पीछे दर्जा इन्हीं को मिला है। 20 नंबर का जो है राइट आंसर होता है गोवा, ठीक है। देखिए साथियों, पहले ना अपना एक स्टार देके लिखिए राज्य और गठन का वर्ष कब कब हुआ था। पहला आप पूछा जाता है गोवा का दोस्तों 1987 में हुआ था। सिक्किम पूछे दोस्तों 1975 में वो गठन हुआ था। हरियाणा पूछे तो 1966, नागालैंड पूछे तो 1963, महाराष्ट्र पूछे 1960 और मेघालय 1972, ठीक है। इतना पॉइंट आपको याद कर लीजिए, जैसे बाहर नहीं आने वाला है दोस्तों। आपको पता होगा बिहार का स्थापना कब हुआ था? आप लोग कमेंट में जरूर बता दीजिएगा।
देखिए प्रश्न नंबर 21 में क्या कहता है दोस्तों, 21 में आप लोग देख लीजिएगा, 16वां एशियाई खेल 2010 में कहाँ आयोजित होगा दोस्तों, आप लोग को पता होगा। ये देखिए ये करंट अफेयर प्रश्न है पर 2010 के बारे में पूछा, कभी पीछे वाला प्रश्न पूछ लेता है दोस्तों, ठीक है। आप लोग को बताना पड़ेगा 21 का राइट आंसर क्या होता है। फटाफट पहले 21 का राइट आंसर आप लोग बता दीजिए। आप लोग को देखते हैं यहाँ पे कौन कौन सही बता रहे। आप लोग जो बता रहे ऑप्शन नंबर बी इनका सही होगा दोस्तों, 21 का ऑप्शन नंबर बी ही सही इनका होगा। चलिए आप लोग 22 का प्रश्न को देख लीजिए। यहाँ लिखता है कि डेमिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है दोस्तों। 22 नंबर का राइट आंसर क्या होता है आप लोग बता दीजिए। देखिए साथियों आप लोग जो 22 का जो है बता रहे ऑप्शन नंबर बी बता रहे दोस्तों, उत्पादन की गुणवत्ता का नियंत्रण उनका सही आ रहा है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी वाले सभी का सही आ रहा है। जो है डोमिन पुरस्कार जो है दोस्तों दिया जाता है उत्पादन की गुणवत्ता के नियंत्रण के लिए, उसको उत्कृष्टता के लिए पुरस्कार दिया जाता है दोस्तों। 23 का राइट आंसर क्या होता है एक बार देख लीजिए। आलू के पौधों में खाए जाने वाला भाग होता है, क्या भाग होता है दोस्तों। ये प्रश्न तो 12 बिहार पुलिस में पूछा गया दोस्तों। कभी गाजर के बारे में पूछता है दोस्तों, कभी मूली, कभी आलू के बारे में। एक तो प्रश्न ऐसे आता ही आता है दोस्तों। पहले नोट करते चलिए, कुछ बताएंगे आपको पॉइंट में, ठीक है। पहले प्रश्न को बता दिए इनका राइट आंसर क्या होता है। 23 का जो आंसर बता रहे दोस्तों तना बता रहे, इनका सही आ रहा है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर है, इनका तना होगा दोस्तों, ठीक है। चलिए पॉइंट को लिखिए। आप आलू पूछा जाता है दोस्तों, खाने योग भाग क्या होता है, तना होता है। अनानास पूछे दोस्तों परिदल पुंज होता है दोस्तों, ठीक है। लीची पूछे तो एरियल होता है, ठीक है। खाने वाला योग क्या आता है लीची में, एरियल, ठीक है। अब सेब पूछे तो दोस्तों पुष्पासन बोला जाता है। पपीता मध्य फल भित्ति, ठीक है। नारियल का भ्रूण पोष, इनका जो है इनमें पूछा जाता है दोस्तों, ठीक है। चलिए हम लोग 24 में देखिए क्या कहता है दोस्तों। 24 में कि सबसे ऊंचा सजीव वृक्ष कौन है दोस्तों, आप लोग को बताना पड़ेगा 24 का राइट आंसर क्या होता है। पहले तो 24 का राइट आंसर बताइए। कुछ पॉइंट को आपको चाहे तो लिखा सकते हैं, चाहे तो लिखना स्टार्ट कर दीजिए, नहीं तो इनको छोड़ दीजिए। एक दो आपको बताते हैं पहले, ठीक है। 24 का राइट आंसर बता रहे दोस्तों सिकोया, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी बता रहे सही आ रहा है दोस्तों। 24 का ऑप्शन नंबर डी होता है। देखिए आपको पहले पूछे सबसे ऊंचा सजीव वृक्ष कौन है, सिकोया होता है दोस्तों। सबसे बड़ा जो है आवर्त बीजी वृक्ष कौन होता है दोस्तों, आप लोग को बताना चाहिए यूकेलिप्टस होता है दोस्तों, ठीक है। आपको कॉफी देने वाला पौधा का नाम बताना पड़ेगा दोस्तों। कमेंट बताइए कॉफी देने वाला पौधा का नाम क्या होता है। चलिए 25 राइट आंसर देख लीजिए क्या कहता है दोस्तों। यहाँ पे 25 का प्रश्न बड़ा है। पूरा पाषाण काल में स्वाधान की निम्न में से कौन सी पद्धतियां प्रचलित थी दोस्तों। आप लोग 25 का राइट आंसर पहले अच्छे से पढ़िए, आपको कमेंट में बताना पड़ेगा। देखिए ऑप्शन देकर रखे नीचे में, आपको पहले ऑप्शन भी दिखेगा, पहले प्रश्न को पढ़िए। पूरा पाषाण काल में जो है स्वाधान की निम्न में से कौन सी पद्धति प्रचलित थी दोस्तों। 25 का राइट आंसर पहले आप लोग पढ़ लीजिए। देखिए ऑप्शन ए में कहता है, ए नंबर में शवों का गाड़ना, 2 में कहता है मानव के साथ कुत्तों को गाड़ना, 3 में कहता है स्त्री एवं पुरुषों को एक साथ गाड़ना, 4 में कहता है शवों को खुले मैदान में छोड़ देना। देखिए यहाँ पे कहते लिखते हैं यहाँ पे दोस्तों नीचे दिए कूटों को आधार पर सही उत्तर आपको बताना पड़ेगा। आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा, चयन कीजिए केवल एक केवल 2, इनमें से जो भी आपको ऑप्शन होगा आप लोग फटाफट बताइए। चलिए साथियों 25 का राइट आंसर बताइए क्या होता है दोस्तों। आप लोग जो बता रहे हैं 1, 2 और 4 करेक्ट आंसर होगा। देखिए बी में देख रखा है दोस्तों, बी ही इनका करेक्ट आंसर है। 1, 2 और 4 इनका सही है। पहला तो देखिए यहाँ पे कुछ प्रश्न को अच्छे से देखिए यहाँ क्या कहता है, ठीक है। इनका जो है करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी जो बता रहा है आप लोग को सही आ रहा है दोस्तों। जिनका बता रहे 1, 2 और 4 इनका जो करेक्ट आंसर होगा 1, ठीक है। यहाँ देख रखा है ऑप्शन नंबर जो है बी नंबर करेक्ट होगा दोस्तों। आप लोग देख लीजिए थोड़ा सा, ठीक है। बी नंबर होगा दोस्तों, इनका जो है करेक्ट आंसर होगा 1 होगा, 2 होगा और 4 होगा। शवों को गाड़ना, मानव के साथ कुत्तों को भी गाड़ना, और चौथी में लिखता है कि शवों को खुले मैदान में छोड़ देना। इनका यही इनका जो करेक्ट आंसर होगा। दोनों प्रश्न को एक बार फिर से देख लीजिए। पूरा पाषाण काल में स्वाधान की निम्न में से कौन सी पद्धति प्रचलित थी दोस्तों। यहाँ पे देख आपको बता दिए इनका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। एक बार देख लीजिए 26 का प्रश्न को, ठीक है दोस्तों। प्रश्न 26 राइट आंसर, पहले क्वेश्चन को पढ़िए, इनका राइट आंसर बताइए आप सभी, ठीक है। कहता है प्रश्न नंबर दोस्तों, ऋग्वेद के किस मंडल में आर्य एवं अनार्यों के बीच वे पद्धति 10 राज्य यज्ञ की वर्णन मिलता है दोस्तों। आप सभी को फटाफट बताते चलिए। देखिए आप लोग जो बता रहे दोस्तों ऑप्शन नंबर सी बता रहे सप्तम जो है मंडल में है दोस्तों। आप लोग को पता होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर दोस्तों। 10 राज्य यज्ञ जो है 7वें मंडल में देख रखा है दोस्तों, ठीक है। देखिए 28, 27 में कहता है प्रश्न में दोस्तों कि निम्न में से कौन सा जो है गुलरुखी उपनाम से कविता लिखा गया दोस्तों। आप लोग को बताना पड़ेगा 27 राइट आंसर क्या होता है। देखिए दोस्तों इनका जो है ऑप्शन नंबर डी नंबर होगा दोस्तों। डी का जो है करेक्ट आंसर होगा दोस्तों सिकंदर लोधी जो है इन्हीं पे कविता लिखा गया दोस्तों। गुलरुखी जो उपनाम से कविता लिखा करता था दोस्तों सिकंदर लोधी दोस्तों, ठीक है। इनका जो ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए आप लोग 28 प्रश्न को देखिए दोस्तों। 28 प्रश्न में क्या कहता है दोस्तों, आप लोग को फटाफट बताते चलिए दोस्तों, ठीक है। 28 प्रश्न को पहले तो आप लोग बताइए इनका करेक्ट आंसर क्या होता है। पहले प्रश्न को पढ़ लिया
दोस्तों आप लोग प्रश्न को पढ़िए कि खड़ी बोली या आधुनिक हिंदी गद्य का जन्मदाता किसे माना जाता है। 28 के प्रश्न को पहले तो आप लोग को बताना पड़ेगा राइट आंसर क्या होता है। चलिए 28 का राइट आंसर बताना स्टार्ट कर दिए दोस्तों। आप लोग बता रहे अमीर खुसरो जो है करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए जो है इनका जो है जन्मदाता अमीर खुसरो को कहा जाता है, इनका करेक्ट होगा 28 का ऑप्शन नंबर ए ही इनका सही होगा। चलिए 29 प्रश्न को देखिए दोस्तों क्या कहता है। लिखता है कि ईश्वर से साधनीय स्थापित करने के लिए किस भक्ति संत ने नृत्य एवं गान का माध्यम अपनाया था। दोस्तों आप सभी पता होगा ये प्रश्न जो है दरोगा में पूछा गया था दोस्तों। दरोगा के लेवल का प्रश्न, ये 29 नंबर का प्रश्न है दोस्तों। ये एग्जाम दरोगा एग्जाम में बिहार एसआई में पूछा भी गया था दोस्तों। ठीक है 29 राइट आंसर आप लोग बताइए। इनका जो है चैतन्य महाप्रभु होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। ठीक है देखिए यहाँ पे लिखता है दोस्तों 30 का प्रश्न कहता है दोस्तों कि फिनिक्स फार्म की स्थापना किसने की थी दोस्तों। आप लोग को बताना पड़ेगा। आप लोग 30 नंबर का राइट आंसर बताइए दोस्तों फटाफट। पहले 30 का राइट आंसर क्या होता है आप लोग बता दें दोस्तों। महात्मा गांधी इनका जो है करेक्ट आंसर होगा। स्थापना महात्मा गांधी ने किया था, इनका जो है बी नंबर सही है दोस्तों। ठीक है चलिए 31 का राइट आंसर क्या होता है देख लीजिए दोस्तों। संचार उपग्रह किस वायुमंडलीय स्तर में स्थित होता है दोस्तों। आप लोग को बताना पड़ेगा 31 राइट आंसर क्या होता है। संचार उपग्रह किस वायुमंडलीय स्तर में स्थित होता है दोस्तों। 31 का राइट आंसर क्या होता है आप लोग को बता देना चाहिए। बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों। 31 का पहले प्रश्न को फटाफट बताते चलिए दोस्तों। इनका जो है बता रहे आयन मंडल बता रहे दोस्तों, सही बता रहे आप ऑप्शन और जो है बी नंबर इनका जो है करेक्ट आंसर होगा दोस्तों आयन मंडल। ठीक है देखिए यहाँ पे 32 में प्रश्न कहता है दोस्तों कि चावल की खेती। देखिए साथियों 32 का प्रश्न को पहले पढ़िए। चावल की खेती के लिए आदर्श जलवायु परिस्थितियां है दोस्तों। 32 नंबर का राइट आंसर क्या होता है पहले आप लोग तो बता रहे ऑप्शन नंबर ए बता रहे 100 सेंटीमीटर से ऊपर वर्षा का 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर ताप। इनका जो है करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए बता रहे, सबका सही आ रहा है दोस्तों। ठीक है ऑप्शन नंबर जो है ए नंबर सही है दोस्तों। ठीक है 32 का राइट आंसर ए होगा। 2-3-4 पॉइंट को पहले लिख लीजिए। विश्व में जो है सबसे अधिक चावल जो है चीन में होता है, ये तो प्रश्न को नोट कर लीजिए। भारत में सबसे अधिक चावल का उत्पादन पश्चिम बंगाल में होता है, इस प्रश्न को भी लिख लीजिए। तीसरा पॉइंट लिखिए दोस्तों कि विश्व में चावल के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल में भारत में होता है। विश्व में जो है चावल के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल में भारत में है। थाईलैंड जो है चावल का सबसे बड़ा निर्यात है दोस्तों। ठीक है एक पॉइंट को लिख लीजिए दोस्तों। अंतिम पॉइंट है आपका चावल की खेती के लिए दोस्तों उपजाऊ चिकनी मिट्टी सबसे अधिक उपयुक्त होता है दोस्तों। आप लोग को ये पॉइंट को पूछा भी जाता है दोस्तों। ठीक है चलिए हम लोग 33 नंबर के प्रश्न को एक बार देख लेना चाहिए दोस्तों। क्या कहता है चीनी का सर्वाधिक निर्यात करने वाला देश निम्नलिखित में से कौन सा है दोस्तों। आप लोग को 33 राइट आंसर बताना पड़ेगा। इनका जो है ब्राजील बता रहे दोस्तों। ब्राजील ही इनका सही करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। निर्यात देश कौन है ब्राजील है दोस्तों निम्नलिखित में से। ठीक है आपको बताना पड़ेगा। 33 का कुछ पॉइंट चाहे तो नोट कर लीजिए दोस्तों। पहला पॉइंट तो आपको ब्राजील जो है चीन की सर्वाधिक निर्यात देश है दोस्तों। क्यूबा दूसरा पॉइंट लिखिए, क्यूबा को चीनी का कटोरा भी कहा जाता है। पॉइंट को लिखना स्टार्ट कर दिए, स्टार्ट देंगे। ठीक है दोस्तों तीसरा पॉइंट को लिखिए विश्व में जो है तंबाकू का सबसे बड़ा जो है उत्पादक देश चीन है दोस्तों। चौथा पॉइंट को लिखिए विश्व में सर्वाधिक आलू चीन में पैदा होता है। पांचवा पॉइंट लिखिए विश्व में अंगूर की सर्वाधिक उत्पादन चीन में होता है दोस्तों। फिर उसके बाद पॉइंट देख लिखिए विश्व में जो है मोटे अनाज का सबसे बड़ा उत्पादक देश संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए है दोस्तों। ये पॉइंट को स्टार्ट दे दीजिए, पूछा भी जाता है दोस्तों। विश्व में जो है मोटे अनाज का सबसे उत्पादक बड़ा देश कौन सा दोस्तों, यूएसए अमेरिका है दोस्तों। अंतिम पॉइंट लिखिए विश्व का सबसे बड़ा लौंग उत्पादन देश कौन है दोस्तों, जिंजाबार है दोस्तों। ये प्रश्न को नोट कर लीजिए। चलिए हम लोग 34 नंबर प्रश्न को देखते हैं। धरातल के जिस स्थान पर सर्वप्रथम भूकंप का अनुभव किया जाता है उसे निम्न में से क्या कहते हैं दोस्तों। आप लोग को पता होगा दोस्तों। 34 नंबर का राइट आंसर क्या होता है फटाफट बता दीजिए। आप लोग जो बता रहे भूकंप अभिकेंद्र अधिकेंद्र बता रहे दोस्तों, सही बता रहे, सी नंबर करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। 34 नंबर का जो है करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 35 प्रश्न क्या था दोस्तों, खासी और गारो जनजाति मुख्यतः किस राज्य में केंद्रित है दोस्तों। आप लोग को पता होगा, प्रश्न को स्टार दीजिए और पूछा भी जाता है। खासी और गारो जनजाति मुख्यतः में से किस राज्य के केंद्रित है दोस्तों। 35 करेक्ट आंसर क्या होता है दोस्तों, मेघालय का दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर है दोस्तों। इनका जो है मेघालय करेक्ट आंसर होगा। 36 का राइट आंसर क्या कहता है दोस्तों, अप्रैल मई में नवेस्टर से वर्षा होती है दोस्तों। आप लोगों को पता होगा दोस्तों, पूछा जाता है। 36 नंबर का राइट आंसर क्या होता है, पश्चिम बंगाल जो है इनका जो है करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। पूछा जाता है कि अप्रैल मई में नवेस्टर में वर्षा होती है दोस्तों, पश्चिम बंगाल में होता है दोस्तों। आप लोग को याद रखना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी होगा। 37 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। यहाँ पे क्या कहता है दोस्तों कि भारत जो है भारत की पंचवर्षीय योजना अंतिम रूप से अनुमोदित की जाती दोस्तों, कब किया जाता है दोस्तों। आप लोग 37 नंबर का राइट आंसर बताना पड़ेगा। राइट आंसर क्या होता है 37 नंबर का, देखिए इनका जो है डी नंबर बता रहे दोस्तों, राष्ट्र विकास परिषद बता रहे, करेक्ट आंसर आ रहा है दोस्तों, राष्ट्र विकास परिषद। देखिए 37 का राइट आंसर होता है दोस्तों, राष्ट्र विकास परिषद होता है दोस्तों। आप लोग को कुछ पॉइंट को पहले नोट कर लेना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। इनका गठन पूछे दोस्तों, आप लोग बता सकते हो 1952 में हुआ था, ठीक है। इनका गठन पूछे तो 1952 होगा दोस्तों। यहाँ पे 38 में कहता है दोस्तों कि बोतल की गर्दन तक मुद्रास्फीति का अर्थ बताना पड़ेगा दोस्तों। आप लोग को बताइए 38 नंबर का राइट आंसर क्या होता है
प्रश्न को पहले अच्छे से देख लीजिए, इनका करेक्ट आंसर क्या होता है। देखिए इनका जो है डी नंबर बता रहे दोस्तों, उपयुक्त में से कोई नहीं, इनका जो है करेक्ट आंसर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं होगा, डी नंबर इनका करेक्ट आंसर है। 39 प्रश्न को देख लीजिए क्या कहता है दोस्तों कि भारत सरकार ने देश के 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था दोस्तों। 39 नंबर का राइट आंसर क्या होता है, आप लोग को फटाफट पहले बताना पड़ेगा 39 राइट आंसर क्या होता है। देखिए इनका जो है करेक्ट आंसर होगा दोस्तों जुलाई 1969 में, ऑप्शन नंबर जो है ए नंबर होगा दोस्तों, ठीक है। जुलाई 1969 में जो है 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था दोस्तों। 39 नंबर का 40 प्रश्न को देखिए कि भारत में जो है भारतीय अर्थव्यवस्था में कौन सा क्षेत्र सकल राष्ट्र उत्पादन में सबसे अधिक योगदान करता है दोस्तों। पहले तो 40 नंबर का प्रश्न को आपको बताना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। द्वितीय क्षेत्र में होता है दोस्तों योगदान सबसे अधिक किन में होता है, द्वितीय क्षेत्र में। आप लोग का जो है करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी नंबर होगा, द्वितीय क्षेत्र, आप लोग को याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है। 40 का राइट आंसर होता है द्वितीय क्षेत्र होता है दोस्तों। यहाँ पे देखिए 41 प्रश्न कहता है कोटा क्या है, कोटा क्या दोस्तों, 41 राइट आंसर, फटाफट बताइए कोटा क्या है। ऑप्शन नंबर सी होगा दोस्तों, आयात की मात्रा की सीमा होता है दोस्तों कोटा में। ऑप्शन नंबर सी जो है कोटा क्या है, आयात की मात्रा में सीमा, ठीक है दोस्तों। चलिए यहाँ पे 42 नंबर का प्रश्न को पहले तो स्टार दीजिए और भी दीजिए दोस्तों, ये प्रश्न पूछा भी जाएगा। संविधान का कौन सा अनुच्छेद सामाजिक समानता का अधिकार प्रदान करता है। 42 नंबर का राइट आंसर क्या होता है दोस्तों, आप लोग को पहले बताइए 42 नंबर का राइट आंसर क्या होता है, ठीक है। इनका जो है करेक्ट आंसर होगा दोस्तों अनुच्छेद 15 में देख रखा है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर होगा। इनका जो है करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। पूछता है कि समानता का अधिकार प्रदान करता अनुच्छेद 15 में दोस्तों, सामाजिक समानता का अधिकार अनुच्छेद 15 में देख रखा है। आप चाहे 2-3-4 पॉइंट को नोट कर लीजिए दोस्तों, ठीक है। 42 नंबर का आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। अनुच्छेद 14 में देख रखा विधि का समक समानता, अनुच्छेद 15 में देख रखा धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म का स्थान, आधार भेदभाव का निषेध देख रखा है। 16 में देख रखा अनुच्छेद 16 में दोस्तों लोक नियोजन का विषय के अवसर की समानता। 17 में देख रहा अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत। 18 में देख रखा उपाधियों का अंत। इतना प्रश्न को याद रखिए। चलिए 43 नंबर प्रश्न को देखिए, ऑटोमोबाइल्स में जलीय ब्रेक की सिद्धांत पर कार्य करता है दोस्तों। आप लोग को 43 नंबर का राइट आंसर बताना पड़ेगा। इनका जो है आप लोग बता रहे दोस्तों, सी नंबर बता रहे करेक्ट आंसर, पास्कल का सिद्धांत उनका सही आ रहा है दोस्तों। इनका जो है पास्कल सिद्धांत, ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। 44 प्रश्न को देखिए, आप कहता है कि निम्न में से किस रोग को एंटीबायोटिक द्वारा ठीक नहीं किया जा सकता दोस्तों। 44 नंबर का राइट आंसर क्या होता है, आप लोग को बताना चाहिए दोस्तों। इनका जो ही बता रहे दोस्तों मिसल्स, जिसको कहते हैं खासरा, इनका जो है करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा दोस्तों, आप लोग को याद रखना चाहिए। 45 नंबर को देखिए क्या कहता है दोस्तों, 45 का नेत्रदान में दाता की आंख का कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है दोस्तों। आप लोग को 45 नंबर का पहले प्रश्न को भिभिया दीजिए और पूछा भी जाएगा, कितने बार दोस्तों पूछ भी चुका है, ठीक है। नेत्रदान में दाता जो है नेत्रदान में दाता की आंख का कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है दोस्तों। आप लोग को 45 राइट आंसर बताइए क्या होगा। आप लोग कौन बता रहे दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है दोस्तों। 45 का जो है करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए दोस्तों 46 नंबर प्रश्न को पहले तो एक बार देख लीजिए, छोटा कर देते हैं। 46 नंबर प्रश्न को पहले तो देखिए क्या कहता है। प्रश्न कहता है दोस्तों पर्णहरित जो है पर्णहरित का पौधा में क्या कार्य है दोस्तों। आप लोग को पहले तो 46 नंबर का प्रश्न को पहले तो आप लोग बताइए क्या होता है दोस्तों 46 नंबर प्रश्न का, ठीक है। आप लोग क्या बता रहे प्रश्न नंबर 46 का जो है ऑप्शन नंबर ए बता रहे, सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करके शर्करा का भंडार बनाना दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन नंबर इनका जो है ए नंबर करेक्ट है दोस्तों 46 का। 47 प्रश्न को एक बार देख सकते हैं। यहाँ पे क्या कहता है दोस्तों कि भारत की एंटी बैंक मिसाइल का नाम बताइए दोस्तों। आप लोग को बताना पड़ेगा 47 नंबर का राइट आंसर क्या होता है। 47 का जो है राइट आंसर आप लोग बता रहे हैं नाग। इनका जो है नाग नाम जो है मिसाइल का नाम बताया जा रहा है नाग, ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर आ रहा है दोस्तों। 48 प्रश्न कहता है दोस्तों विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर स्थित है दोस्तों। 48 का राइट आंसर क्या होता है, आप लोग बताइए। त्रिवेंद्रम में जो है करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, त्रिवेंद्रम, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए जो है इनका करेक्ट आंसर है। 49 प्रश्न कहता है दोस्तों इंडियन रेलवेज इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग स्थित है दोस्तों। देखिए प्रश्न को थोड़ा सा यहाँ पे हो रहा है दोस्तों, आप लोगों को एक बार पढ़ लेना चाहिए 49 नंबर का। आप लोग अच्छे प्रश्न को पढ़िए और भिभिया दीजिए, पूछा जाएगा दोस्तों। ये पुणे में स्थित है, ठीक है दोस्तों। इनका जो है करेक्ट आंसर पुणे में होगा, आप लोग को याद रखना चाहिए। 50 के प्रश्न को देख लीजिए। प्रश्न कहता है दोस्तों कि 2 समतल दर्पण समांतर रखे हैं, उनके बीच रखी हुई वस्तु को कुल प्रतिबिंब बनेंगे दोस्तों। 50 नंबर राइट आंसर क्या होता है, आप लोग बताइए। इनका जो है करेक्ट आंसर अनंत होगा दोस्तों। 50 से करेक्ट आंसर क्या हो, अनंत होगा दोस्तों, आप लोग याद रखिएगा। देखिए आज के सेशन में जो है आपको टोटल हम कितना क्वेश्चन कराए हैं, 50 क्वेश्चन कराए हैं। 50 में से कितना सही कर पाए आप लोग जरूर बताइए दोस्तों। आप लोग पहले काउंटिंग कर लीजिए, 50 में से कितना सही हुआ है आप लोग बता दीजिए कमेंट में। सेशन कैसा लगा आप लोग भी बता दीजिए दोस्तों। अभी तक बनने के लिए सभी को दिल से धन्यवाद, क्लास के अंत तक बनने के लिए दोस्तों। और अभी तक परिवार में शामिल नहीं हुए तो आप जरूर हो जाइए और सेशन को लाइक भी कर दीजिए, अपने भाई बहन को शेयर भी कर दिए। सभी को दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।